सम्राट अशोक का 2326वीं जयंती एवं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का 131वीं जयंती पर हम यहाँ एकत्रित हैं। इस अवसर पर मैं सभी श्रोता बंधुओं को स्वागत करता हूँ। प्रेस मीडिया को भी धन्यवाद देता हूँ और संचालक महोदय को भी मैं सम्मान देता हूँ। सभी वक्ताओं ने तो थोड़ा टिप्पणी कर ही दिया, लेकिन थोड़ा बहुत जानकारी, विशेष जानकारी दे देता हूँ कि हम जयंती महापुरुषों को क्यों मनाते हैं, जयंती मनाने के पीछे कारण क्या है, क्यों हम सम्राट अशोक महान को याद करते हैं, क्यों हम भारत रत्न बाबा भीमराव अम्बेडकर को याद करते हैं, किस लिए याद करते हैं, क्या हमको दिया है, क्या हमें मिला है, याद क्यों करते हैं। तो पहला दो शब्द है, एक है कि हमें प्रेरणा मिलता है, दूसरा हमें इन लोगों से सबक मिलता है। तो प्रेरणा, सबक और मनोबल को ऊंचा उठाने के लिए मिलता है। ये तो तात्कालिक है, लेकिन हम याद क्यों करते हैं, इसलिए याद करते हैं कि एक हमारे समाज पर एक इनका कुछ गिफ्ट है, देन है। जैसे सम्राट अशोक महान का क्या योगदान है समाज में, तो इनका सबसे बड़ा योगदान है कि इनके शासनकाल में माता पिता के रहते किसी बच्ची का डेथ नहीं होता था, मृत्यु नहीं होता था। ये सबसे बड़ा क्रेडिट है। दूसरा क्रेडिट है कि इनके शासन काल में राज्य व्यवस्था में किसी को किसी भी तरह का दुख नहीं था, तकलीफ नहीं था, न शारीरिक तकलीफ था, न मानसिक तकलीफ था, न प्राकृतिक तकलीफ था, नहीं किसी तरह का भौतिक तकलीफ था, आर्थिक तकलीफ था। तो ये इनके शासनकाल को इसीलिए स्वर्णिम युग कहा जाता है, स्वर्ण काल कहा जाता है। दूसरी बात है कि इन्होंने शस्त्र का त्याग नहीं किया था, इन्होंने हथियार को टाला नहीं था। ये इनके दुश्मनों का एक दुष्प्रचार है कि इन्होंने हथियार डाल दिया था या शस्त्र त्याग दिया था। इन्होंने जब कलिंग युद्ध जीत लिया था तो कोई वहाँ का लड़ने वाला पुरुष नहीं बचा था, महिला युद्ध में आ गए। तो इन्होंने कहा कि महिलाओं पर हम हाथ नहीं उठाते हैं, महिलाओं को हम हत्या नहीं करेंगे, इसलिए इन्होंने महिलाओं से लड़ना मना किया और उनको स्वतंत्र राज्य घोषित किया। इन्होंने किया क्या, प्रश्न उठता है कि इन्होंने किया क्या। तो इन्होंने राज्य के बढ़ाने के लिए, राज्य के विस्तार के लिए युद्ध नहीं करने का नीति अपनाया कि राज्य को बढ़ावा देने के लिए, विस्तार करने के लिए हमें युद्ध नहीं करना है, न कि हमने शस्त्र त्याग दिया, हथियार डाल दिया, ऐसा नहीं है। ये जो इनके जो विरोधी हैं, इनके पीरियड में जो 2%, 3%, 4% रहने वाले दुखी थे, जो लंच फन करके पाखंड करके खाते थे, जिनको 60,000 को निकाल दिया था यहाँ से अपने देश से कि ये बहुत पाखंडी है, झूठा है और समाज में दुष्प्रचार करता है और ठग कर खाता है, ये निकम्मे लोग हैं, उसको निकाल दिया था। वही लोग दुष्प्रचार करते रहे और कहे कि अशोक 99 भाई के मार के गद्दी पर बैठा और शस्त्र को त्याग कर दिया, इसलिए गुलाम हो गए। ऐसी बात नहीं। अरे राजतंत्र में अगर हत्या नहीं करेगा तो राजा बनेगा कैसे? हत्या तो करना ही पड़ेगा, इसमें संदेह नहीं है। इनकी और विशेषता है कि ये राजतंत्र में राजा का बेटा राजा होते थे, लेकिन इनका व्यवहार प्रजा के प्रति बहुत सुंदर था, भाईचारा का था, समता का था, बराबरी का था। प्रजा के साथ इनका समता का व्यवहार था, बराबरी का व्यवहार था। जबकि आज के डेट में आज प्रजातंत्र है, ये अघोषित प्रजातंत्र है, लेकिन यहाँ चल रहा है सुप्रीमो तंत्र। सुप्रीमो के सामने, पार्टी के सुप्रीमो, राजनीतिक पार्टी के सुप्रीमो के सामने किसी को बैठने का हिम्मत नहीं है। तो आज प्रजातंत्र तो है, लेकिन लोग का व्यवहार राजा जैसा है, जनता के साथ ये लोग व्यवहार
राजा जैसा करते हैं। वोट हमारे वोट से ठग के लूट के छीन के जीत लेते हैं और व्यवहार हमारे साथ राजा जैसा करते हैं। तो ये विशेषता है सम्राट अशोक का याद करने का। और एक भ्रम जो है कि 99 भाई को मार के गद्दी पर बैठा, एक बिल्कुल बेहयात और गलत है। दूसरी बात, इन्होंने हथियार डाल दिया था, शस्त्र त्याग किया था, ये भी गलत है। इन्होंने राज को बढ़ाने के लिए युद्ध न करने की नीति अपनाया था, क्योंकि आज अशोक स्तंभ में चारों दिशाओं में सिंह खड़ा है। चारों, ये हमें बता रहा है कि हमारा बॉर्डर सुरक्षित है, चारों दिशाओं में हमारा सीमा सुरक्षित है। अगर सीमा सुरक्षित नहीं होता, वो प्रतीक यही है कि हमारा सीमा सुरक्षित है। इन्होंने शस्त्र या हथियार नहीं डाला था, एक गलत लोग दुष्प्रचार कर रहे हैं, गलत बात बता रहे हैं। सही बात है कि इन्होंने युद्ध न करने की, राज बढ़ाने के लिए युद्ध न करने की नीति पर अपना। आज भी विदेश नीति हमारा वही है कि राज बढ़ाने के लिए हम युद्ध नहीं करेंगे, आक्रमण नहीं करेंगे। बाबा साहब के पास एक तो संक्षेप में हम और कलिंग पर जो युद्ध किया गया था, कलिंग ही स्वतंत्र राज्य था और इनके पिता के राज्य में भी कलिंग उसके अधीन नहीं आया था। लेकिन युद्ध करने का कारण दूसरा है। युद्ध करने का कारण है कि उधर साउथ इंडिया से जो व्यापारी लोग आते, पाटलिपुत्र व्यापारिक संस्थान, जैसे आज बॉम्बे व्यापारिक शहर है, उसी तरह उस समय पटना पाटलिपुत्र व्यापारिक शहर था। तो उधर से जो व्यापारी आता था उसको कलिंग के लोग, उड़ीसा के लोग युद्ध करते थे, अरे वो छीन छोड़ करते थे, लूटपाट करते थे और व्यापारी आना रुक गया था। तो जब बताया कि राजस्व में कमी क्यों हुआ, राजा को जब पता चला कि राजस्व में कमी क्यों हुआ, तो कमी का कारण पता चला कि जो साउथ इंडिया से उधर से व्यापारी लोग आते हैं वो नहीं आ रहे हैं और कलिंग के जो राजा है वो चोर डकैत को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। तो उन्होंने वार्निंग दिया, समझाया कि देखो व्यापारी लोगों को न्याय करो, उन लोगों को छीन छोड़ होता है, लूटपाट होता है। जैसे आज पाकिस्तान कैसे लूटपाट करता है, आतंकवादी भेजता है, युद्ध करता है, लड़ाई करता है, ऐसे तो नहीं माना, समझाने पर भी नहीं। दूसरी बात है कि इनके ही भाई को जो उज्जैन के उड़ीसा मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे, उसको भड़का रहा था कि तुम राज्य पर कब्जा करो, वो राजा ठीक नहीं है। तो दो कारण से कलिंग पर उनको युद्ध करना पड़ा, कलिंग पर इतना आक्रमण करना पड़ा। तो एक नक्शल में हम क्लेरिफाई कर दिए कि सम्राट अशोक में कहीं से कोई कमी नहीं। अगर कमी था तो एक कमी था, वह कमी था कि उन्होंने ब्राह्मणों और श्रमणों दोनों को बराबर सम्मान देने का जनता से अपील किए। ब्राह्मण और श्रमण, एक श्रमण संस्कृति का वाहक है, लेबर परिश्रम मेहनत करके खाने वाला संस्कृति का, और एक वही आप आज देख रहे हैं जो कर रहा है उसका संस्कृति देख ही रहे हैं क्या है, आज भी देख रहे हैं कैसे खाता है। तो उन्होंने दोनों को जनता से अपील की, दोनों को दान करो, दोनों को सम्मान दिया। यही उनकी गलती थी, सम्राट अशोक का एक ही गलती था, तो उन्होंने दोनों को सम्मान देने का जनता से अपील किए, ठीक है, जिसके चलते उनका 10वां पीढ़ी समाप्त हो। अब आते हैं हम बाबा साहब अम्बेडकर। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया। संविधान को बने हुए आज है लगभग 1950 से आज है 22 हो रहा है, तो 50 और 20 22 72 73 साल हो गया, लेकिन संविधान को आज तक क्रियान्वित नहीं किया। यही हमें तकलीफ है। आज भारत विश्व का फिर स्वर्णिम काल में रहता। आज भारत की जो दशा है, स्थिति है, वो वस्तुतः अगर इसको पूर्णतः क्रियान्वित कर दी जाती तो आज भारत फिर अमेरिका और रशिया से आगे रहता। लेकिन 1950 में मौखिक रूप से या भरवली तो लोग मान लिया, लेकिन आज तक इस संविधान को लागू नहीं किया गया, उल्टा काम शुरू हो गया। अगर संविधान के बारे में थोड़ा बहुत आप लोग जानते होंगे तो हम बता रहे हैं। संविधान भाग 1 अनुच्छेद 5 जिसमें नागरिकता का है, ये बखेड़ा खड़ा कर रहे हैं नागरिकता खत्म करने का। संविधान भाग 14, 15, 16 जिसमें समता का अधिकार है, 19 जिसमें बोलने के अधिकार है। संविधान भाग 4
अनुच्छेद 38, जिसमें संविधान भाग 4 अनुच्छेद 38 में स्पष्ट है कि नागरिकों के आय में, इनकम में, आमदनी में समानता लाने का प्रयास सरकार को करना है। अगर नागरिकों के आय में समानता लाने का प्रयास 72 साल में सरकार अगर करती, व्यवस्था करती, तो आज एक आदमी का आमदनी करोड़ रुपया पर डे नहीं होता और एक आमदनी का जीरो नहीं होता कि और 5 किलो अनाज देना पड़ता। कांग्रेस सरकार इसको लागू किया धीरे धीरे। जिसके पास केवल शरीर है, ज्ञान भी नहीं है, उसका आमदनी कैसे बढ़ेगा? जिसके पास थोड़ा बहुत ज्ञान है और जमीन है, उसका आमदनी कैसे बढ़ेगा? जिसके पास ज्ञान भी है, जमीन भी है और पूंजी भी है, उसका आमदनी कैसे बढ़ेगा? तो 3 कैटेगरी के हमारे देश में नागरिक हैं। एक जिसके पास कुछ नहीं, केवल शरीर है। एक जिसके पास जमीन भी है और थोड़ा बुद्धि भी है। एक जिसके पास जमीन भी है, बुद्धि भी है, ज्ञान भी है और पूंजी, पैसा भी है। तो उसका आमदनी कैसे नहीं आगे रहेगा? तो तीनों के आमदनी में जो विषमता है उसको समान करने का संविधान में व्यवस्था है, प्रावधान है। लेकिन कांग्रेस ने तो कुछ उपक्रम बनाया, जैसे रेल है, BSNL है, INGC है, ONGC है, सभी तरह के सार्वजनिक संस्था खोला, CCL है, वो सब काम किया। तो उसने तो थोड़ा बहुत कुछ किया, अगर पूरा करता तो आज ये दशा नहीं होता। और एक तो सीधे संविधान को उल्टा सरकार कर रही है। अनुच्छेद 38 के अनुसार निजीकरण नहीं करना है। अगर निजीकरण करेगा तो जिसके पास पैसा है, पूंजी है, वो लेके अमीर बन जाएगा और बाकी जिसके पास कुछ नहीं है उसका कैसे होगा धर्म कर्म, उसका कैसे आमदनी बढ़ेगा? तो निजीकरण का विरोधी है। अनुच्छेद 38 निजीकरण का विरोध में है। लेकिन आज देश में जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं, 3000 राजनीतिक पार्टियां हैं, नेशनल पार्टी, रीजनल पार्टी और पंजीकृत पार्टी, 3000 पार्टियां हैं। लेकिन किसी ने भी आज तक एक शब्द नहीं कहा कि निजीकरण मत करो। कांग्रेस, भाजपा, RJD, JDU, भाजपा सब है, लेकिन किसी ने नहीं कहा कि निजीकरण मत करो। निजीकरण संविधान का उल्लंघन हो रहा है, निजीकरण नहीं होना चाहिए। कोई सड़क पर आने के लिए तैयार नहीं है। ऐसी स्थिति में एकमात्र शोषित समाज दल आपकी पार्टी है, जो MP MLA नहीं है, लेकिन इसका बेस पूरा इंडिया में है। सभी लोग जान रहे हैं कि शोषित समाज दल एक पार्टी है जिसकी स्थापना अमर शहीद जगदेव प्रसाद ने 7 अगस्त 1972 के दिन पटना विधायक क्लब में किया था। इसका लक्ष्य था कि संविधान में पूर्ण निष्ठा इस पार्टी का है और संविधान के चीजों को, हर अनुच्छेद को क्रियान्वित करने का लक्ष्य है। इसीलिए जब 19 जुलाई 1974 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बुलाई बाबू अमर शहीद जगदेव प्रसाद को बात करने के लिए, तब एक है वहाँ बात किए। हालांकि नहीं कहे कि हम कुछ नेतृत्व मानते नहीं, हम कुछ बढ़िया नेतृत्व को हम स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी एक PP मौर्य थे गाजियाबाद में, उसमें MP थे कांग्रेस के, उनके कहने पर वो टिकट लेके आए थे पटना। उनके कहने पर उनके साथ गए, मिले। 19 जुलाई 1974 के दिन बात होती है। बात होने पर ये बोलते हैं कि सुने हैं जगदेव प्रसाद तुम अलग आंदोलन चला रहा है JP से, जयप्रकाश नारायण से अलग आंदोलन चला। बोले कि सही बात है, हम आंदोलन चला रहे हैं, हम उनके नेतृत्व में भरोसा और विश्वास नहीं करते हैं। ये बहुत खुशी की बात है, तुम मेरे पार्टी ज्वाइन करो, तुमको हम बिहार का CM बनाते हैं। बोले कि मैडम आप तो बहुत अच्छा काम किए हैं, कोयला खदान राष्ट्रीयकरण कर लिए, बैंक सब राष्ट्रीयकरण किए, इसलिए आप तो बहुत बांग्लादेश बना लिए युद्ध लड़के, आप बहुत अच्छा काम किए हैं, आप थोड़ा सा एक और काम कर दीजिए तो हम आपके बिना CM PM बने हुए हम आपके साथ जुड़ जाए। उनका कहना एक ही शब्द था कि जितने भी मंदिर और मस्जिद है सबको नेशनलाइज कर लिया, सबको
को राष्ट्रीयकरण कर लिया जाए। यही उनके जीवन का माने दुर्भाग्य कहिए या जो कहिए ये कमी रहा, और एक कमी का ही परिणाम है कि उनको जान गंवाना पड़ा। नेताजी तो बाबा साहब ने संविधान का ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। बाबा साहब ने सब कुछ इंक्लूड कर दिया, सब आपके अधिकार दे दिया गया, आपके लिए सब कुछ दिया है संविधान में, लेकिन संविधान पढ़िएगा समझिएगा तभी आपको पता चलेगा। जैसे आपको संविधान भाग 14 अनुच्छेद 312 उसमें लिखा है कि राष्ट्रीय स्तर का नेशनल लेवल का एक कैडर बनना चाहिए। वह कैडर का नाम इंडियन जुडिशियल सर्विस रहेगा, भारतीय न्यायिक सेवा। तो कैडर का क्या नाम होगा? अखिल भारतीय न्यायिक सेवा, इंडियन जुडिशियल सर्विस। जैसे आईएएस है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जैसे आईपीएस है इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। इसी तरह एक कैडर बनाना था न्यायिक सेवा का, अखिल भारतीय स्तर का एक न्यायिक सेवा का कैडर बनाना था, जिसका मकसद था कि डिस्ट्रिक्ट जज से लेके हाई कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जज, डिस्ट्रिक्ट जज फर्स्ट पोस्टिंग डिस्ट्रिक्ट जज में होता, सेकंड पोस्टिंग हाई कोर्ट में, प्रमोशन होकर सुप्रीम कोर्ट का जज बनता। लेकिन ये आज तक नहीं बना, संसद से ये कैडर का सृजन नहीं होगा। अगर आईएएस नहीं होता तो आईएएस आईपीएस कैडर भी नहीं बन पाता। अंग्रेज आज कोई और लेटर इंग्लिश से आईएएस आईपीएस बनाना शुरू कर दिया, अब तो डायरेक्ट आईएएस आईपीएस में सरकार बनाना शुरू कर दिया है। तो कहने का अर्थ है कि बाबा साहब ने आपको सब कुछ दे दिया है, संविधान में दे दिया है, लेकिन वो कह रहा है एक कम्युनिस्ट है जो गरीबों का सबसे बड़ा लाठी लेके चलता है, डंडा लेके चलता है, लाल झंडा लेके चलता है, लेकिन फिर दोषी किसको ठहराता? संविधान को दोषी ठहराता है। संविधान कह रहा है इसलिए आपको न्याय नहीं मिल रहा, पीड़ा नहीं मिला, बातें संघाव के न्याय मिला नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? जबकि ये प्रावधान है कि अगर सबूत नहीं है, हाईकोर्ट में सबूत नहीं जुटा रही है जांच एजेंसी, पुलिस नहीं सबूत दे रही है, तो फिर से डिस्ट्रिक्ट जज को वो हाईकोर्ट रेफर कर सकता है कि आखिर यहाँ हत्या हुआ है, तो रूल 40 के अनुसार फिर से सबूत जुटाओ। यहाँ डिस्ट्रिक्ट जज को बोलते, पटना हाईकोर्ट बोलता डिस्ट्रिक्ट जज को कि ये सबूत लाओ, ये आखिर मरा कैसे, कैसे ये घटना घटी। लेकिन उसको बाई जज सबको बरी कर दिया गया। बोलिए न्याय आपको नहीं मिला। क्यों नहीं न्याय मिला? इसलिए नहीं मिला कि जज आरोप लगाता है सबूत नहीं है, और जो सबूत जुटाने वाला एजेंसी है वो कहता है कि न्यायालय है सबको बेल दे देता है, और बेल देता है सबको गवाही मार देता है। तो इसका अर्थ है कि तीनों में सांठगांठ है, न्याय करने वाला, जांच करने वाला और अपराध करने वाला, तीनों में सांठगांठ है। तो ऐसी स्थिति में अमर सही जगह प्रसाद ने स्पष्ट बता दिया है कि ये लोग ऐसे शोषण कला में बहुत माहिर होता है, इसका बच्चा शोषण कला में माहिर होता है, इसलिए सावधान रहने की जरूरत है, केयरफुल रहने की जरूरत है, अलर्ट रहने की जरूरत है। तो संविधान, अब हम बाबा साहब को खाली जीवनी पढ़े, खाली उनके इतिहास पढ़े तो काम तो चल नहीं। सब लोग खाली बोलते कि हम बाबा साहब ऐसे थे, अशोक ऐसे थे, लेकिन थे तो उसको पुनः स्थापित करने के लिए हमको करना क्या है, कैसे करना है, वो रास्ता बताए अमर सही जगह प्रसाद ना कि ऐसे चलो, वोट सही आदमी को सही जगह पर सही ढंग से दो, तभी ना उस रास्ता पर चलोगे। वोट का अधिकार मिला है, और आप वोट बेच दीजिएगा, वोट कैसे कोई खरीद लेगा तो भाई अपना पूंजी बढ़ाएगा, पूंजी लगाया तो पूंजी बढ़ाएगा। तो ऐसी स्थिति में एक जयंती मनाने का कारण यही है कि हम सबक लें, ज्ञान लें, शिक्षा लें। और साथियों, नेशनल जनमंच को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को बजाएं।